कला समेकित अधिगम एक ऐसा मॉडल है जिसमें विभिन्न कलाओं के माध्यम से बच्चा सीखता है। बच्चा विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक और प्रदर्शनात्मक कलाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होता है। कला के माध्यम से क्यों? क्योंकि बच्चे बचपन से ही, जन्म से ही कलाकार होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है, उसकी माँ गोद में उसको लेकर झूला झुलाती हैं, लोरियां सुनाती हैं, तो बच्चे को वह आकर्षक लगता है, आनंददायक लगता है और तब बच्चा चुप हो जाता है। वास्तव में एक प्रकार से बच्चे को एक संगीत सुनाया गया माँ के द्वारा, एक संगीत का संप्रेषण है। बच्चे को वह अनुभव प्राप्त हुआ, आनंद हुआ और बच्चा इस प्रकार से शांत हो जाता है। बचपन में बच्चे टायर लेकर चलते हैं और एक डंडे के सहारे टायर को चलाते हुए चलते हैं, उसमें उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। अपने दादाजी की लाठी को लेकर पैरों के बीच में डालकर गाड़ी चलाते हैं, उसमें उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में अगर इन्हीं कलाओं का प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किया जाए तो निश्चित रूप से पढ़ने की प्रक्रिया बच्चे के लिए रोचक हो जाएगी। वास्तव में कला समेकन यही प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कलाओं के माध्यम से बच्चे को हम विभिन्न विषयों की अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो आइए कला समेकित अधिगम को हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि बताया गया कि बच्चे का एक नैसर्गिक गुण है। प्रत्येक बच्चा जन्म से ही रचनात्मक होता है। वह बचपन से ही किसी न किसी रूप में कला सृजन की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। बच्चा जब अपने खिलौने तोड़ देता है तो खुद से वह बनाने का प्रयास करता है। और उसमें आपने देखा होगा, बच्चे अगर मान लीजिए कि कोई छोटी सी गाड़ी है, बस है, उसके पहिए निकल जाते हैं, उसको लगाता है, अपने से बनाता है। बच्चे खिलौने, अगर मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी में बच्चा खेल रहा है, उसको अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के बर्तन या विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को बनाने का बच्चा प्रयास करता है। तो बच्चे वास्तव में प्रारंभ से ही अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आपने यह देखा भी होगा। बच्चे दीवार पर, जमीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, अपने आसपास के लोगों या जानवरों की नकल करते हैं। जब जानवर को देखते हैं, बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलता है तो बच्चे भी उसकी नकल करते हैं। अपने ढंग से गीत गाते हैं, डिब्बे या वस्तु को पीट कर आवाज निकालते हैं। जब वह बच्चे को आवाज आनंददायक लगता है तो वह आवाज बच्चा बार बार करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे इस प्रकार का झुंझुना पसंद करते हैं जिससे आवाज निकलता है। तो एक प्रकार से जो संगीत है वह उस बच्चे को अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है। जब बच्चा रोता है, तकलीफ में होता है, जैसे ही इस प्रकार की चीजें आप उसके सामने रखते हैं तो बच्चा आनंदित हो जाता है और फिर वह चुप हो जाता है। वास्तव में बच्चा उस अनुभव को प्राप्त करता है और उसी अनुभव को बच्चा फिर आगे व्यवहार में लाता है। बच्चा मिट्टी से खिलौने बनाता है। तो आपने देखा कि ये सभी क्रियाएं ये दर्शाती हैं कि बच्चा पहले अनुभव करता है और इन्हीं अनुभव के माध्यम से बच्चा फिर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो हमारी कक्षाओं में बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ें, बेहतर तरीके से समझें, इसके लिए आवश्यक है कि कला को भी एक माध्यम बना दिया जाए। जैसे विज्ञान बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा भाषा पढ़ रहा है, तो भाषाई कौशल का विकास करने के लिए कला का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो कला का समेकन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। वास्तव में कला समेकित अधिगम में हमको यही चीजें करनी होती हैं। इसमें बच्चे को जो आनंद प्राप्त होता है वही कला की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसा कि हमने कहा कि बच्चे कलाकार होते हैं, उनको कलात्मक चीजें अच्छी लगती हैं और इसी कारण बच्चे बिना किसी दबाव के स्वतः और निसंकोच कला की गतिविधियों में भाग लेते हैं, कभी अकेले ही और कभी अपने ग्रुप और समूह के साथ। तो सीखने में आनंद की भूमिका और कला की भूमिका क्या है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। जब बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, अगर उसको उसमें आनंद की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से वह उसको सीखेगा बेहतर तरीके से। मान लीजिए कि अध्यापक, हमारे कक्षाओं में हमने देखा है कि अध्यापक केंद्रित जो है प्रणाली होती है, जिसमें अध्यापक जो कहते हैं बच्चे को वह विवश होकर करना पड़ता है। अध्यापक ने कहा कि चलो इतना 2 से 10 तक टेबल लिखो, अब बच्चे को 2 से 10 तक टेबल लिखना होगा। लेकिन कला समेकित अधिगम इस प्रकार की अवधारणा है जिसमें बच्चा कलाओं के माध्यम से उसको सीखने का प्रयास करता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो सामान्यतः बच्चे उन्हीं कार्यों को करना चाहते हैं जिसमें उन्हें मजा होता है। यह एक स्थापित तथ्य है कि आनंद के साथ कोई भी कार्य अगर बच्चे करता है, आनंद के साथ जब आप कोई कार्य करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएंगे। जैसे बच्चे को जिस विषय को पढ़ने में आपने देखा, बच्चे स्टोरीज को, बच्चे राइमिंग्स को अच्छी तरीके से, जिसको हाव भाव से आप कविता सुनाते हैं, तो बच्चों को जब आनंद होता है तो वह कविता बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपने सुना है कि लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह
पिचकाया, मुंह पिचका कर तोंद फुला कर कदम बढ़ाया। अब बच्चे को आप इस तरह सीधे बता देंगे तो बच्चे को शायद नहीं याद होगा, बच्चे को शायद वह नीरस लगेगा। लेकिन अध्यापक के रूप में जब आप हाव भाव के साथ बताते हैं, गतिविधि कराते हैं बच्चे को, तो बच्चा एक बेहतर तरीके से उसको समझता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को आनंद हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, और जब बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है तब बच्चे के लिए सीखना आसान हो जाता है। तो बच्चे के लिए अगर सीखना नीरस होगा तो बच्चे उसको बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन तो करेंगे, लेकिन उनमें रुचि और जिज्ञासा का अभाव होता है, और ऐसे में जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए प्राथमिक स्तर पर हमारे लिए आवश्यक है कि हम ऐसी शिक्षा प्रक्रिया को अपनाएं जिसमें बच्चे को विद्यालय आने में खुशी हो, जिससे वह प्रतिदिन कुछ नया सोच कर आए, और जिससे सीखना बच्चे के लिए बोझ नहीं बल्कि अनुभव बने। और जो भी कला की प्रक्रियाएं होती हैं ये उसमें इसी चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया बनाम उत्पाद, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चों को गणित में, अब देखिए इसका प्रयोग आप गणित में भी करेंगे, भाषा में भी करेंगे, इसका प्रयोग आप अन्य विषयों में, विज्ञान में भी करेंगे। मान लीजिए कि आप बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, और विज्ञान पढ़ाते हुए आपने बच्चे कला के माध्यम से, यानी कि एक चित्रकारी कर रहे हैं, एक पौधे के भाग को बना रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार की अलग अलग बच्चे अपना पौधा बना रहे हैं, उसमें सूर्य की रोशनी को दिखा रहे हैं बच्चा, और उसको पत्तों को दिख रहे हैं। तो इसमें विज्ञान की विभिन्न कॉन्सेप्ट को बच्चे चित्र के सहारे, कला के सहारे बेहतर तरीके से समझेंगे। आपने इस बात को बता दिया कि सूर्य के प्रकाश में पत्ते जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस चीज़ को अगर बच्चा चित्र के माध्यम से बनाने लगता है कि चलो एक पौधे को बनाओ सभी लोग, और उसमें सूर्य का प्रकाश दिखाना, और उसके बाद फिर उसमें पत्ते पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखाना होगा, तो बच्चे इस तरह से जब चित्र के माध्यम से बनाएंगे तो उन्हें और बेहतर तरीके से सीख मिलेगा, समझ में आएगा। मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, भाषाई विकास करना है, आपने कोई भी कविता पढ़ाई, ठीक है, कि मेरी पसंदीदा मिठाई है कोई जलेबी है। अब उसके बारे में आपने कहा कि चलो सभी लोग उसके बारे में लिखो, और अपने अपने पसंदीदा मिठाई के बारे में लिखो, या अपनी पसंदीदा मिठाई बनाओ। तो बच्चे अब विभिन्न रंग के माध्यम से, उनके पास क्रेयॉन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उसके माध्यम से बच्चे चित्र बना रहे हैं, और बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। बच्चा पूछ रहा है कि तुम्हारी पसंदीदा मिठाई कौन है, वो बच्चा कहेगा मेरा लड्डू है, दूसरे का कहीं गुलाब जामुन है। बच्चे इस प्रकार से आपस में चर्चा करेंगे, चित्र भी बनाएंगे। तो जब चित्र बच्चा बनाएगा, बातचीत भी करेगा, उसको लेकर बच्चे एक दूसरे का देखते हैं, संवाद करते हैं, तुलना करना भी, अपने आपस में तुलना भी करते हैं। तो बच्चे जब बातचीत करते हैं तो एक की जो आपका लक्ष्य है भाषाई विकास में कि बच्चे का मौखिक भाषा का विकास हो, तो बच्चा जब उस चित्र को बनाएगा, उस बच्चे आपस में संवाद करेंगे। आपने समूह बनाकर दे दिया, बच्चे अपने आपस में कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जब वो संवाद करेंगे तो उनका मौखिक भाषा का विकास भी होगा। कलाओं के माध्यम से बच्चा कला बना रहा है, चित्र बना रहा है, और उसके बाद बच्चा उसी में फिर आपस में तुलना कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं, तो उनका भाषाई विकास भी हो रहा है। मिट्टी है, मिट्टी को लेकर बच्चे उसको पानी से मिलाकर उसको एक गूंथ कर एक जैसे, और उसको फिर वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो उसमें बच्चे आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से बच्चा कला के माध्यम से विषय की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करता है। और यह समझना आवश्यक है कि अंतिम उत्पाद से अधिक सृजन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यानी आपने कह दिया, बच्चे मिट्टी को दे दिया, मिट्टी आप अपने मन से जो भी चीज बनाइए। अब कोई बच्चा लेकर गया आपने कई बच्चों को विद्यालय में मान लीजिए चिकनी मिट्टी दे दी है, कहीं से उपलब्ध कराया है, उसके बाद बच्चा अपना अपना चित्र बना रहा है, बच्चा बर्तन बना रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा सांप बना रहा है, कोई बच्चा माला बना रहा है, कोई बच्चा कोई और कुछ जो भी उसको पसंद, कोई बच्चा लड्डू बना रहा है। तो मिट्टी के तमाम चीजों को बच्चे बना रहे हैं। अब इसको बनाते समय बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा कि सांप बना दिया एक किसी बच्चे ने, और उसको अब दूसरे बच्चे से तुलना कर रहा है कि देखो मैंने सांप बनाया। दूसरा बच्चा उसको क्या देख रहा है कि मैंने देखो लड्डू बनाया है। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, भाषाई विकास हो रहा है। उसी में बच्चा अपने सांप की लंबाई कर रहा है, दूसरा बच्चा भी एक सांप बनाया, वो बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। तो बच्चे आपस में तुलना भी कर रहे हैं कि मेरा सांप देखो बड़ा है, तुम्हारा देखो छोटा है। इसमें बच्चे क्या होगा, फिर एक अपने नाप लग रहा है कि देखो मेरा 1 बित्ता का है, मेरा 4 बित्ता है। बच्चे अपने से नापते हैं, मेरा 4 अंगूर का है, 2 अंगूर का है। तो इस तरह से जब बच्चे बातचीत करेंगे तो जो गणित की अवधारणा है, जो दूरी को नापने का, ये भी गणित को भी बच्चे समझ रहे हैं, कला को भी समझ रहे हैं, भाषाई विकास भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कला के माध्यम से बच्चों का जो समग्र विकास है, जिसकी कल्पना हमारी एनईपी करती है, वह भी होता है। इसलिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का सांप किस प्रकार से कितना बेहतर बना। यहाँ एक आ गया कि अंतिम उत्पाद से अधिक सृजन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, यानी सांप कैसा बना यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे ने उस सांप को बनाने का प्रयास किया। ठीक है, एक बच्चे ने जोकर की टोपी बनाने का प्रयास किया, कोन वाला टोपी बनाने का प्रयास किया। एक बच्चे ने लड्डू बनाने का प्रयास किया। लड्डू कैसा बना ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि लड्डू बच्चा बना रहा है ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन वह लड्डू बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुआ।
ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें बच्चे को आनंद आ रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है उसको बेहतर तरीके से करेगा। तो जब आपने देखा होगा, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉपी किताब लेकर बच्चा लिखता है, तो उसमें उसको उतना आनंद नहीं मिलता है, लेकिन वही जब वो प्रैक्टिकल करने लगता है उसका, तो उसमें बच्चा बहुत आनंदित होता है और फिर वो बहुत आसानी से सीखता है। तो इसलिए हमको कह सकते हैं कि वो आवश्यक यह है कि बच्चे के सृजन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यानी बच्चा कार्य कर रहा है, जो भी बनाना चाहता है उसके माध्यम से बच्चा उत्पाद अपना, यानी जो भी बनाना चाहता है अंतिम रूप से वो प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर आवश्यक है कि बच्चे के लिए सृजन, आपको यह देखना है कि सृजन की प्रक्रिया में बच्चा शामिल हो। ठीक है, हो सकता है कि बच्चा अच्छे तरीके से न बना पाए, तो अगर बच्चा अच्छे तरीके से नहीं बना पाएगा तो उसके आधार पर आप उसको जज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर यदि कला को विषयों के शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए तो बच्चे इसमें विषय वस्तु को आसानी से समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको भिन्न बताना है, ठीक है, और भिन्न बताना में आपने बच्चों को एक ऐसा बड़ा सा पेपर लेकर आपने उसको काट दिया, गोल सा सभी लोग बनाओ। चलो मान लेते हैं कि सभी चीज गोल है, तो अब गोल है, अब बच्चे कभी कभी 1/2 में 1/3 में कंफ्यूज जाते हैं। आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या किया, अब एक गोला लिया और उसको बीच में से 2 भागों में काट दिया। अब दोनों भागों को आपने दिखाया, देखो बेटा ये 2 भाग का एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो बताइए 1/2 हो गया, दोनों में से एक भाग हो गया। अब उसी तरह आपने उसी प्रकार का उसी बराबर गोला एक और रखा, फिर उसी गोले को 4 भाग में बांट दिया, एक वृत्त जैसा है, 4 भाग में बांट दिया। बच्चे उसको सिखा रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, आपने कहा कि बराबर बराबर 4 भागों में बांट कर लाओ, तो बच्चे अब उसी एक वृत्त को 4 पार्ट में तोड़ कर ला रहे हैं। अब देखा आपने, देखो ये 4 में से एक भाग है, ये 2 में से एक भाग है, कौन सा बड़ा है, तो बच्चा खुद बताएगा सर ये तो 1/2 वाला बड़ा लग रहा है। इस प्रकार से बच्चे ने 1/2 को आसानी से बता दिया। लेकिन कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि 1/2 और 1/4 में तुलना करते समय 1/4 को बड़ा बता देते हैं, क्योंकि उनका जो विचार है वो इस बात पर टिकता है कि 2 बड़ा है, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा हो जाएगी, जबकि 1/4 छोटा है, आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से बच्चा जब विभिन्न चित्र के माध्यम से कलाकारी करके सीखता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, विषय वस्तु को आसानी से समझते हैं, सीखने की प्रक्रिया में रुचि लेते हैं और विभिन्न अवधारणाओं को जोड़कर बच्चे देखते हैं, और इसी को हम कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कला समेकित शिक्षा। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण भी रखा गया है, इस उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक है, उन्होंने बच्चों को समूह में बांटा है, गीली मिट्टी, रंग, अखबार, क्रेयन आदि सामग्री दे दी और बच्चों को स्वतंत्रता दे दी कि अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी बच्चे बनाए, दे दिया। उसके बाद बच्चे विद्यालय परिसर में अलग अलग स्थानों पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अवलोकन करते हुए देख रहे हैं, बच्चों के साथ शिक्षक भी मतलब यहाँ पर घुल मिलकर काम कर रहे हैं। बच्चों ने अपनी कलाकृतियां कक्षा में प्रदर्शित की, अपनी अपनी जो भी उनको बच्चे को अच्छा लगता था उन्होंने बनाया। किसी ने घर बनाया, किसी ने मिट्टी का सांप बना दिया, किसी ने टोपी बनाई, किसी ने टोकरी वगैरह बना दी। और उसके बाद बच्चों ने अपने अपने अनुभव साझा किए कि मैंने सांप को बनाया किस प्रकार से, टोकरी को बनाया किस प्रकार से, कोन वाली टोकरी किस प्रकार से बनाया। ठीक है, और ये सब घर वगैरह किसी ने बनाया। अब अपने भाषा में बोलने का प्रयास किया। जब बच्चा भाषा में बोल रहा है तो भाषाई विकास बच्चे का हो रहा है, और एक दूसरे को सुनने का प्रयास किया, वो बोल रहा है तो आखिर भाषाई विकास में मौखिक रूप से आप जानते हैं मौखिक भाषा का विकास, तो सुनना और बोलना। तो बच्चे एक दूसरे को सुन रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे खुद से ही सुनने और बोलने की अधिगम प्रक्रिया में जुड़ गए, यानी बच्चे सीख रहे हैं। ठीक इस प्रकार से हमने देखा। फिर बच्चे ने अपने बनाए गए सांपों की लंबाई हथेली से नापी, बिट्टे से नापी, कुछ स्केल से नापी, और इसके बाद मापन और लंबाई की अवधारणा भी स्पष्ट हो गई, यानी बच्चे उसको नापने की प्रक्रिया में गणित की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, किसका बड़ा किसका छोटा है। कुछ बच्चे सांप के प्रकार, उसके घर और गांव के अनुभव पर बातचीत कर रहे हैं कि हाँ मेरे घर एक सांप निकला था, मेरे गांव में भी एक सांप निकला था। अब टोपी में बने त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चे, चतुर्भुज की चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार से पहचान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एक ही गतिविधि में बच्चा भाषा को भी सीख रहा है, गणित को भी सीख रहा है, अपने आसपास के पर्यावरण को भी सीखने का प्रयास कर रहा है। तो कला के माध्यम से कितना बेहतर तरीके से बच्चा आनंदित होकर भाषा को, गणित को, पर्यावरण को और कला सभी विषयों को एक साथ जोड़कर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कला समेकित अधिगम का अर्थ एक बार और हम इसमें बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था, इसमें आपको एक बार फिर से बता दिया जाए कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें कलाओं के माध्यम से, दृश्य कला और प्रदर्शनात्मक कलाओं के माध्यम से भिन्न विषयों की अवधारणाओं को सिखाया जाता है। इसमें दृश्य कला में चित्र है, रंग है, शिल्प है, मिट्टी कार्य है। ठीक है, जब हम लोग अपने विद्यालयों में हम लोग भी जब बच्चे थे तो इस प्रकार से जब हम लोग कार्य करते थे तो उनको बड़ा आनंद देता। आपने अभी भी देखा होगा बहुत से बच्चे जब बारिश होने लगती है तो नाव बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, नाव बनाने लगते हैं, नाव बनाकर उसमें चलाने लगते हैं, तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। इसके अलावा प्रदर्शन कलाओं के माध्यम, संगीत, नृत्य, कठपुतली आदि के माध्यम से भी बच्चे अपने प्रदर्शन कलाओं को देखते हैं। विद्यालयों में जब नाटक वगैरह होता है, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आने वाली होती है, तो जब बच्चे बड़े उसके लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनको आनंद आता है। और वही आनंद की हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे को आनंद आए तो निश्चित रूप से बच्चा उसको बेहतर तरीके से, नाटक में बच्चे को रोल करना है, डांस करना है, इन सब चीजों में बच्चे को बड़ी दिलचस्पी होती है। तो यह सभी एक प्रकार की कला ही तो है ना। तो हमारे सीखने की प्रक्रिया में इन्हीं कलाओं को जोड़ा जाना चाहिए और यही हमारा कला समेकित अधिगम का वास्तव में मतलब उद्देश्य है।
अब इससे बच्चों का एक सृजनात्मक संबंध बनता है, मतलब बच्चे अपनी जो भी उनकी योग्यताएं हैं उसको बाहर क्रिएटिविटी जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बच्चों कला में लचीलापन होता है, बच्चों की अपनी आयु रुचि और गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते रहते हैं। इसके उद्देश्यों को हम देख लेते हैं। उद्देश्य यह है कि जो भी बच्चा जिस भी उसकी व्यक्तिगत गति है, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं सीखने में, कुछ बच्चे धीमे होते हैं, तो वो अपनी अपनी गति के अनुसार बच्चे जो भी उनको दिलचस्पी रहती है उसके हिसाब से चीज़ों को बच्चे बनाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी प्रकार के इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, इन सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई अपने हिसाब से जो विषय आपने दिया है उस, या फिर बच्चे अपने से ही अपनी संस्कृति के अनुसार विषयों का चुनाव करके चीजों को बनाते हैं। ठीक, और अधिगम को मूर्त, सृजनात्मक और उपयोगी बनाना। अब आपने गणित में बच्चों को बता दिया चतुर्भुज क्या है, आपने बच्चों को बता दिया कि घन क्या है, अब बच्चा घन कैसे जानेगा? आपने एक घन बना दिया, दिखा दिया कि देखो इस प्रकार से घन है, और आपने मिट्टी दे दी, या एक आपने एक टोकरी, एक जो जिसमें आप दवा वगैरह देखते होंगे, जो दवा का ढक्कन वगैरह है, गता जिसको क्या बोलते हैं, घना बोलते हैं वो तो, लेकिन चाक का डब्बा जैसे मान लीजिए है घन, आपने कहा देखो बच्चों ये घन है और इसी तरह का एक चित्र बनाओ। अब बच्चे उसी के माध्यम से अब मिट्टी के सहारे एक चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक आकृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चे जिस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, अमूर्त अवधारणा को मूर्त रूप में बच्चे लेकर आ जाते हैं इसी के माध्यम से, कला के माध्यम से। इसमें बच्चा खोज, अवलोकन और प्रयोग को बढ़ावा देते हैं, मिलता है इससे। और बच्चे अभिव्यक्ति, अपनी बातों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, जो भी उनकी मतलब विचार है, विचारों को अपने चित्रों के सहारे से, अगर चित्र बना रहे हैं या कोई अगर आकृति बना रहे हैं तो उसके माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पूछा कि बताओ गोला क्या है, तो बच्चे ने गीत बनाकर दिखा दिया, लड्डू बनाकर दिखा दिया, सभी तो आपने बच्चे ने अपने आप को व्यक्त किया ना आपसे कि हाँ ये देखिए गोला है। इस प्रकार से बच्चे समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक दूसरा विषय संबंधित है। जैसे कला के माध्यम से बच्चे ने जब पौधा बनाया, गमला बनाया, उसमें सूर्य का प्रकाश दिखाया और बच्चे ने देखा कि पौधे के विभिन्न भागों को दिखाया, तो यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि बच्चा विज्ञान को भी समझ रहा है। सूर्य के प्रकाश से पौधे अपने मतलब उसको पानी डाल रहा है, तो विज्ञान को समझ रहा है, कला को भी समझ रहा है बच्चा। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो एक दूसरे से विषय संबंधित है उसको बच्चा समझता है। ठीक, इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यह है कि उत्पाद की अपेक्षा प्रक्रिया के अनुभव को महत्व देता है, यानी कि बच्चा बनाने की प्रक्रिया में बहुत बेहतर बना लेगा, यह जरूरी नहीं है। बच्चा बना रहा है, यह अच्छा है, यह आपके लिए आवश्यक है। हो सकता है कि बच्चा पहले अच्छा ना बना पाए, या भी जो भी अपनी कला है उसका प्रदर्शन कर तो रहा है, यह आवश्यक है कि प्रदर्शन करे। अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है, बच्चे को इससे अनुभव होता है, निश्चित रूप से एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारी एनईपी कहती है उसको प्रमोट मिलता है। बच्चे चूंकि स्वयं इस कार्य को करते हैं, बिना किसी दबाव के करते हैं, अपने अनुभव पर करते हैं, तो ये जो है अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है और विभिन्न विषयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। जैसे हमने देखा चर्चाएं की, बच्चे किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो भाषाई विकास भी हो रहा है। बच्चे ने चित्र के माध्यम से कोई गणित की अवधारणा को सांप को बनाया तो सांप की लंबाई को भी नाप रहे हैं, तो गणित को भी सीख रहे हैं, कला को भी सीख रहे हैं। ठीक है, छोटा बड़ा की उनको ज्ञान हो रही है, समझ हो रही है, तो विभिन्न विषयों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। भाषाओं की बाध्यता को जो बाधाएं हैं उनको तोड़ा जाता है, क्योंकि कला की अपनी भाषा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इनके उपयोगिताओं को भी मुख्य रूप से देख लिया। इसके अलावा अलग अलग पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको साझा मंच मिलता है और जो भी विद्यालय का वातावरण है उसको आकर्षक, स्वागतपूर्ण और बाल अनुकूल बनाता है। जब आप विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियां कराएंगे तो बच्चे बड़े आकर्षित होकर रोज विद्यालय में रहेंगे कि चलो सर आज कुछ और बनवाएंगे। ठीक है, तो गणित के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं या हिंदी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मौखिक भाषा का विकास करा रहे हैं, ठीक है, आप बच्चों को बेहतर तरीके से बोलना सिखा रहे हैं, तो आप इसको जब एक कला के माध्यम से सिखाएंगे, संवाद बच्चे करेंगे, आप नाटक करा रहे हैं विद्यालयों में, तो इस प्रकार से बच्चे और बेहतर तरीके से सीखेंगे और फिर उनका पढ़ना सीखना दिलचस्पी भरा हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जो प्राथमिक बच्चों के लिए सीखने को बिल्कुल आनंदमय बना देती है, अर्थपूर्ण, अनुभव आधारित और समग्र बना देती है। ठीक है, इस प्रकार से एनईपी 2020 के अनुसार यही प्रभावी शिक्षा का दृष्टिकोण है, जिसमें बच्चा कलाओं के माध्यम से यानी आनंदित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आप इस कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।